हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट का ये 11वां पार्ट है। जिसने हमारे 10 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। अब वो सब सीरियल से हैं, ठीक है। ये सब सीक्वेंस से चल रहा है और ये सब एसएससी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन से जो मैं करवा रहा हूँ। और मैं इसकी डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ। डेली शाम को वीडियो अपलोड होता है। प्लीज़ आप उसे देखा करिए, शेयर किया करिए। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है और आप देखना इसी से ही करके आएंगे, ठीक है। सब ऐसे ही आते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। जिस जो ना आता हो वो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूचियों का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है। मतलब हमारी जो शेड्यूल दी गई है इसमें वो गलत मैच है। कौन सी गलत मैच है ये पहचानना है। तो पहला क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा जो दूसरी दूसरी अनुसूची भाषाएं, दूसरी जो शेड्यूल है वो भाषाओं से, और पहली अनुसूची क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, या फिर जो थर्ड है वो शपथ से, या फिर जो फोर्थ है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। तो आप बताइए, कल मैंने ये कराया था, याद करिए अब। तो जो सेकंड जो हमारी शेड्यूल है, यानी कि जो दूसरी अनुसूची है, ये भाषाओं से नहीं है, ये तो वेतन और भत्तों से है। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। ये जो हमारा अनुच्छेद है ये शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट वाले एरिया से, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरिया से संबंधित है। यहाँ पर ये कैसे, प्रशासन नियंत्रण से। तो कौन सा आर्टिकल है वो, क्या वो 221 है, 222 है, या फिर 244(1) है, या फिर 222(2) है, या फिर 244(2) है। बहुत डीप पूछा गया ये। तो कुछ आर्टिकल ऐसे भी आते हैं, इसलिए आप जो नया देखिए वो क्वेश्चन याद कर लिए करिए या फिर नोट कर लिए करिए, ठीक है। तो ये है 244(1), ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यानी कि सिक्स जो हमारी शेड्यूल है उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है बताया गया। क्या वो नागालैंड है, मणिपुर है, या फिर मिजोरम, या फिर अरुणाचल है। तो आपको ट्रिक भी बताई थी, एटीएम में ये बताई थी आपको ट्रिक। ए से हो जाएगा असम, एम से टी से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, और त्रिपुरा हो जाएगा। और एटीएम अब में एम से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और मे से हो जाएगा मेघालय, मे से हो जाएगा मेघालय। मेघालय मे से हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा है, देखो मिजोरम ही दिख रहा है। क्या मणिपुर तो नहीं, नागालैंड भी नहीं, अरुणाचल, इसीलिए अब ये ट्रिक याद रखिए। एटीएम में ये हमारी 6 शेड्यूल के बारे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय आपातकालीन प्रावधान, यानी कि जो हमारा वित्तीय आपातकाल है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है। नेशनल वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो किससे बताया गया, ये 360 बताई गई, ठीक है। और ये हमारा किससे बताता है, ये राष्ट्रपति शासन से बताता है। और जो 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। अब 4 के गैप में है, 352 फिर 4, 356 हो जाएगा, फिर 4 360 हो जाएगा। नेशनल, और ये राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, और ये वित्तीय आपात, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बताया गया कि हमारा जो लोकसभा है उसमें एक उपाध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष होगा। तो कौन सा आर्टिकल है, ए ऑप्शन है 93, आर्टिकल 85, आर्टिकल 100 या आर्टिकल 97, कौन सा है, ये है आर्टिकल 93। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। लेकिन राज्यों में जो लेजिस्लेचर होता है ना इन स्टेट्स में, उसके बारे में बताया कौन सा आर्टिकल बताता है। तो कौन सा है, 167, 168, 163, 165। तो कौन सा है, 168 ये बताता है। और 169 के तहत नई बनाते हैं, ठीक है, नई, ठीक है, 168। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य पृथ्वी को माध्यम से गर्म करता है, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो किस माध्यम से गर्म होती है, अर्थ के किस माध्यम से। तो ये कौन सा है, सन के किस माध्यम से गर्म होती है, ये होती है विकिरण से, रेडिएशन से, ठीक है। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब ये कहना चाहता है जो हमारी गैसियस स्टेट होती है
वो किससे बदल जाती है? वो लिक्विड स्टेट में बदल जाती है। ऐसा कब होता है? जैसे जो हमारे बादल हैं वो इवापोरेट होकर ही तो बनते हैं, तो गैसीय अवस्था में होते हैं, और फिर वो जब बारिश होता है उसे क्या कहते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। वो कंडेंस यानी कि लिक्विड बन जाते हैं, तब गिरते हैं, यानी कि क्या होती है? कंडेंसेशन होता है। वो घुमा के पूछो, लेकिन आपको समझना है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? संघनन यानी कि कंडेंसेशन, जैसे हमारे पानी बरसता है। ठीक है, नेक्स्ट। विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। कौन सा विस्तार है वो? मतलब जो हमारा एफिल टावर है फ्रांस में, वो गर्मियों में थोड़ा लंबा हो जाता है, तो कौन सा विस्तार है? क्या वो ग्रेडियंट है, या फिर ग्रेविटेशनल है, या फिर रासायनिक है, केमिकल, या फिर थर्मल है? तो कौन सा है? थर्मल। थर्मल। नेक्स्ट। भौतिकी में वह कौन सा नियम जो ये बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है? मतलब ये जो नियम बताता है, क्या बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थिति, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। ठीक है, सभी गैसों की समान आयतन, यानी कि सभी गैसों का क्या आयतन, यानी कि वॉल्यूम जो होगा समान अणु की संख्या होती है। तो ये कौन सा नियम होता है? ये हमारा होता, ये कौन सा नियम होता है? सॉरी, ये नियम होता है आवग्रादो। ठीक है, नेक्स्ट। दबाव जब एक तरल पदार्थ पर लागू होता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव्य के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून इस घटना की व्याख्या करता है? कानून नहीं, ये नियम होगा यहाँ पे। ठीक, कौन सा नियम इस घटना को बताता है? तो क्या होता है? ये इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जैसे ना समझ में आ रहा हो, देख सकता है। When a pressure is applied to a fluid, the pressure changes is transmitted to every part of the fluid without any loss. Which of the following laws explain this? तो ये कौन सा लॉ है? आप समझ गए होंगे। तो ये लॉ है हमारा पास्कल का नियम। नेक्स्ट। तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? तो कौन सा मदद करता है बल? पहला है मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा ब्योइंट फोर्स, चौथा मैग्नेटिक फोर्स। तो कौन सा है? ब्योइंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन एक तटीय भू आकृति नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी कोस्टल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बताना है हमें। तो कौन सा नहीं है? मोरेंस, या फिर सी स्टैक्स, या फिर समुद्री गुफाएं, या फिर समुद्री चट्टान। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है हिमोड, यानी कि मोरेंस। ये जो है माउंटेन्स मतलब कौन से? हिली एरिया में, और ये सब समुद्र के आसपास होता है, तटीय एरिया मतलब कोस्टल लाइन्स में। लेकिन ये होता है बर्फ़ के एरिया में, जहाँ पर बर्फ़ जम के पहाड़ है। नेक्स्ट। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है। यानी कि जो, अब हम ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए, आप समझिए। जैसे कि दो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे एक ये है और एक ये है समुद्र। इन्हें एक पतला सा रास्ता जोड़ेगा कोई, एक दूसरे से जोड़ देगा सागरों को, बीच में लैंड होगा यानी कहीं, तो इसे पतला सा रास्ता एक जोड़ देगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रेट। हम लोग बोलते नहीं है पाक जल संधि, बेसिन संधि। तो ये हमारे दो सागरों को जोड़ती है समुद्र को, किसे कहते हैं? जल डमरू मध्य, यानी कि स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सामान्य वनस्पति एवं वन्यजीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्थलमंडल भी है, जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, जहाँ पे वनस्पति भी हैं, जीव भी होते हैं, ये सब रहते हैं। क्या कहता है उसे? क्या कहते हैं आप पहचानिए? क्या गैसोस्फीयर होता है वो, या फिर एक्सोस्फीयर होता है, या फिर बायोस्फीयर होता है, या फिर ट्रोपोस्फीयर? तो कौन सा होता है? वो तो नॉर्मल एलिमिनेट कर लेंगे हम। बायोस्फीयर यहीं तो जयमंडल, यहीं पे तो सब कुछ निवास करते हैं, हम लोग सब यहीं निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देश, द्वीपीय देश मतलब फिजी जो कंट्री है, ये किस महासागर में स्थित है? तो कहाँ पर? इंडियन ओशियन में है, या फिर पैसिफिक में, आर्कटिक में, या फिर अटलांटिक में? तो किस में ये पैसिफिक ओशियन में। और ये कम लगभग 300 जो द्वीप हैं, द्वीपों से मिलकर बनाया गया एक छोटा सा देश है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट। एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध वृद्धि और गिरावट को कहा जाता है। मतलब क्या होता है? एक दिन में जो हमारा समुद्र का पानी जो है ऐसे उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, लहरें उठती हैं गिरती हैं, 2 बार ऊँची ऊँची उठती हैं। ये कब होता है? ये तो ज्वार आता है, नहीं टाइड होता है हमारा, इसकी वजह से होता है ऐसा। और ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाए तो इसे सुनामी कह देते हैं, जब सुनामी आती है। नेक्स्ट। भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये जो भूकंप तरंगे हमारी अर्थक्वेक वेव्स, इन्हें
किस इंस्ट्रूमेंट से मीज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो कौन सा है? क्या वो सिस्मोग्राफ है या फिर रिक्टर स्केल है या फिर स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर है? देखिए दो तो आप देखते ही काट देंगे, एक ऑडोमीटर और एक स्पीडोमीटर। अब आया सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, इनमें आप बहुत कन्फ्यूजन है, कोई ये मारेगा कोई ये मारेगा, तो कन्फ्यूजन दूर करिए। देखिए जो हमारा जो यंत्र होता है उससे कहते हैं सिस्मोग्राफ। जिस यंत्र से हम लोग नापते हैं भूकंप को उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, और जिस पैमाने पर नापते हैं उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। जैसे कि यंत्र हमारा सिस्मोग्राफ और हमने इसे मीजर किया तो क्या आ गया, रिक्टर स्केल पर आ गया कि इतने रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है, मतलब 6.1 की तीव्रता थी, 6.1 रिक्टर स्केल पर। तो यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है, और जो उसका मतलब यूनिट है वो है रिक्टर स्केल। तो याद रखिएगा अगर यूनिट पूछे तो रिक्टर स्केल मारिएगा, और अगर हमसे डिवाइस पूछें, इंस्ट्रूमेंट पूछे तो क्या होगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है? तो क्या वायुदाब है? क्या 1013.25 मिलीबार, 886.13 मिलीबार, 985.14 मिलीबार या फिर 1100.12 मिलीबार? तो कितना वायुदाब होता है समुद्र तल पर? ये होता है 1013.25 मिलीबार, याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत भूकंप क्षेत्र बताएं कितने, तो भारत को कितने अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया? ये क्या गया, 4 में, ठीक है। नेक्स्ट, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, गुरु अंगद हैं या फिर गुरु रामदास हैं, गुरु अर्जन देव है, गुरु हर राय हैं। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं सिख धर्म से, एसएससी बहुत पूछता है। तो गुरु अर्जन देव जी हमारे सिख धर्म के 5वें धर्मगुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट, दस सिख गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे? फिर से कोई क्वेश्चन पूछा गया, गुरु अर्जन देव। और ये जरूर पूछा कि इन्हें एग्जीक्यूट किसने करवाया ना, इन्हें किसने मरवा दिया था? इन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। ने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर स्वर्ण मंदिर, हरमिंदर साहिब का निर्माण किया, हरमिंदर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना था। यानी कि इसका नाम पहले हरमिंदर साहिब था, जब इन्होंने निर्माण किया था वैसे हरमिंदर साहिब कहते थे, बाद में ये स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया, या फिर गुरु अर्जन देव ने किया, या फिर गुरु श्री हर राय, या फिर गुरु रामदास? किसने किया? ये क्या, गुरु अर्जन देव ने। नेक्स्ट, यानी कि इन्होंने ही हरमिंदर साहिब का निर्माण करा, जिसे आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता था। अब ये देखिए आप, जो अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था गुरु अर्जन देव ने। लेकिन अब उसका सौंदर्यीकरण किसने करवाया? जो गोल्डन टेम्पल जैसा सुनहरा दिखने लगा, नहीं गोल्डन में लगवा दिया गया, तो ये किसने करवाया था? यही तो बाद में गोल्डन टेम्पल बोला, क्योंकि इन्होंने सौंदर्यीकरण करवाया। किन्होंने करवाया ये देख पता ना आपको, महासिंह या फिर रंजीत सिंह या दलीप सिंह या चरत सिंह? तो कौन थे ये थे रंजीत सिंह। इन्होंने करवाया था इसे सौंदर्यीकरण, इसका गोल्डन बनवाया था, इसे करवा दिया था। इसी के नाम से ये गोल्डन टेम्पल के नाम से जाने लगा। और इन्हें जो रंजीत सिंह है, इन्हें क्या बोला था? इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब बोला था, ठीक है, पंजाब का शेर। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया? मतलब आदि ग्रंथ की संकलन भी इनमें से किसी एक ने किया है। कौन से सिख गुरु थे? हरगोविंद थे, या फिर गुरु अमरदास जी से, या फिर गुरु अर्जन देव थे, या गुरु रामदास थे? कौन थे ये? गुरु अर्जन देव, ये भी यही थे, ठीक है। अब आया क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना दूसरे सिख गुरु के द्वारा की गई। मतलब ये हमारे दूसरे गुरु सिख गुरु थे। कौन से दूसरे सिख गुरु? इन्होंने कौन सी रचना, किसकी रचना की? गुरुमुखी लिपि की। तो ये कौन थे? अर्जन देव। ये तो 5वें थे। गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु अमरदास? तो कौन थे ये थे गुरु अंगद। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे फिर से वही आ गया, गुरुमुखी लिपि किसने की? गुरु अंगद ने। नेक्स्ट, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन बार बार। पहला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज़ें हमेशा धारण करने के आदेश दिया। इन्होंने बताया नहीं, सिखों के 5 आइटम्स होते हैं जो हमेशा ये साथ में रखते हैं। कौन कौन से हैं? उनमें से एक नहीं है। तो केश ये तो होता है, कड़ा ये भी होता है, कंगा ये भी होता है, किला नहीं होता है, किला नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक होता है कचार, और एक होता है कृपाण। कृपाण होता है वो चाकू ऐसा रखे रहते हैं ये लोग। और कचार क्या होता है? नहीं, जो पहनते ये कपड़े पहनते वो लंबे लंबे से एक कपड़ा ऐसे लपेटे रहते हैं, वो कचार होता है। तो ये 5 है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री पूछेगा कौन है? तो ये आपको मैंने पहले सेट में शायद करवाया था या दूसरे सेट में करवाया था। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर।
किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? अगर राज्यपाल पूछा पहली महिला, ये भी आपको पता होगा, सरोजिनी नायडू। ये कहाँ की थी? यूपी के राज्यपाल थे। उस टाइम उसे यूपी नहीं बोलते थे, उसे अवध प्रदेश या फिर संयुक्त प्रांत बोलते थे, तब ये बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे ये पहले रक्षा मंत्री हमारे? कौन थे? बलदेव सिंह, ये थे, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल मत मारिएगा, ये हमारे गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। इन्होंने बहुत सारी रियासतों को विलय कराया, ठीक है, लेकिन जो रक्षा मंत्री हमारे बलदेव सिंह थे, ये याद रखिएगा आप। बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? इसने आइरिस स्कैन यानी आंखों का स्कैन शुरू कर दिया। किसने किया? ये किया था एक्सिस बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगचुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला, मतलब ये इंडिया की थी, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ठीक है, और कांगचुंग की तरफ से, मतलब एक माउंट एवरेस्ट का एक पार्ट है, वहाँ से उस साइड से उन्होंने की, जो विश्व की पहली महिला बन गई थी। कौन थी? ये नाम बताना आपको। मालावात पूर्णा थी या फिर संतोष यादव थी? प्रेमलता अग्रवाल थी या फिर अरुणिमा सिंह थी? कौन थी? ये थी संतोष यादव, इन्होंने 2 बार किया था। नेक्स्ट। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर में अपनी यात्रा शुरू की? देखिए कितना पुराना क्वेश्चन, यानी कि स्ट्रैटेजिक बन गया। जीवन रेखा पूछी गई, जो पहली अस्पताल ट्रेन है कहाँ से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी बेंगलोर से हुई थी क्या, फिर बॉम्बे से हुई थी? आप बताइए। नई दिल्ली से हुई थी या फिर वाराणसी से हुई थी? आपने लगा ही लिया होगा ऑप्शन बॉम्बे, जिससे आता होगा। नहीं आता होगा तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट। देखिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर लोग देखते नहीं हैं। लोगों को सिर्फ क्वेश्चन से ही मतलब है, एक्स्ट्रा जानकारी से मतलब नहीं है। उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए नहीं है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही नहीं उन्हें सिर्फ इतने ही करने हैं जितने दिए गए हैं, बस इतने ही, बस सीधे आंसर बताते जाओ बस क्वेश्चन। तो भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? यानी कि पहले हमारी फार्मूला 1 रेस सबसे पहले किस शहर में? मुंबई में हुई या फिर पुणे में हुई? ग्रेटर नोएडा में या फरीदाबाद में? कहाँ हुई? ये हुई ग्रेटर नोएडा में। और अब तो यहाँ पे ये फार्मूला 1 रेस होना बंद हो गई है। तो अब यहाँ पर अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मोटो जीपी की रेस हुआ करेगी, यानी कि बाइक की, यहीं पे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है सितंबर का। अब यहाँ पे मोटो जीपी की रेस हुआ करेगी, पहले यह फार्मूला 1 रेस होती थी। ठीक है, ये ट्रैक 1 से खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए मोटो जीपी तो बाइक की रेस। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से हैं? कल हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। कौन थी वो? फातिमा दियाना थी। कहाँ से? मालदीव से हैं फातिमा दियाना। अगर पूछे कौन थी तो फातिमा दियाना थी। ये कल था, जिसने कल का वीडियो नहीं देखा देख लीजिए। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? यानी कि सबसे पुराना कौन सा ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? कामनी है या सर्कस है? ध्रुव या अप्सरा है? बताइए आप। यह है अप्सरा। नेक्स्ट। भारत का पहला 3D तारामंडल में स्थित, यानी ऐसा इंग्लिश देखिए क्या, प्लानिटेरियम 3D प्लानिटेरियम पहला कहाँ बना था हमारा? बेंगलोर में बना था, या फिर बेंगलोर में बना था, या फिर हैदराबाद या फिर कोची? कहाँ बना था? ये बना था बेंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट। आज मैंने इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन लिए जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर के ही है। निम्न में से भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, यानी भारत की जो इकोनॉमी है उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या फिर सोशल इकोनॉमी है, या फिर कम्युनिस्ट है, या फिर कैपिटलिस्ट है? कौन सी है हमारी तो मिक्स है। हमारी कौन सी है? मिक्स है। ये कैसी होती है? ऐसा देखिए, दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है सोशलिस्ट, समाजवादी को हम लोग कम्युनिस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें सब कुछ सरकार का एक तरह से होता है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कोई वैल्यू नहीं होती, ज़्यादातर सरकार की सबका अधिकार में आ जाता है सब कुछ। और एक होती है पूंजीवादी, जो अमेरिका की, इसमें मतलब सरकार का कम, सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा होता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का। और इन दोनों को मिलाकर इंडिया बना दी गई है, क्योंकि दोनों का ही रोल है इंडिया। तो इंडिया में कौन सी? मिश्रित है। ठीक है, इसे कहते हैं मिक्स इकोनॉमी, जो इंडिया की। कम्युनिस्ट का की है, ये देखिए रशिया की भी कह सकते हैं आप, है चाइना की भी कह सकते हैं, कोरिया की, सब कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? यानी कि जो हमारी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिन्हें क्या मिलता है, एम्प्लॉयज़ मिलता है, कौन सी एक्टिविटीज़ से मिलता है? क्या पर्यटन से मिलता है, या फिर निर्माण, या कृषि, या खनन? ये तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या कृषि होती है, इसी से रोजगार मिलता है। नेक्स्ट। निम्न में से चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, मतलब इनमें से कौन सा चतुष्कोणीय क्षेत्र में नहीं आता? एक है सूचना प्रौद्योगिकी, एक है खनन, एक है विनिर्माण, एक है मत्स्य पालन।
ये हमारा सेक्टर होते हैं। जैसे प्राथमिक सेक्टर उसमें रहते हैं कच्चा मटेरियल यूज़ होता है, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, उसमें फैक्ट्रीज वगैरह लगे जाते हैं, खिलौने विलौने बनाए जाते हैं, और एक होता है थर्ड सेक्टर विनिर्माण से, उसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि बोल सकते हैं बैंकिंग वैंकिंग आ जाती है। तो उसी का ये क्वेश्चन है। चतुर्थ सेट में कौन सा नहीं आता, कुछ चतुष्कोणी में नहीं आता, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये नहीं आता। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार महीने में मिलते हैं। मतलब ये जो स्मॉल मीडियम और जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, ये एक साल में कितने महीने में एक बार मिलते हैं? तो कितने महीने मिलते हैं? ये 6 महीने में एक बार मिलते हैं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष, यानी कि जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट कब आया? तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप, 2006, 2004, 2008 और 2002। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बताइए, इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। आप ढूंढिए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष ये कब पारित हुआ, ये आपको बताना है ऑप्शन में इसका आंसर, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।